हम लोग फिलहाल है एलिफेंटा आइलैंड। पहले इसका नाम था खारापुरी आइलैंड, परंतु जब यहाँ पे पुर्तगाली लोग आए तो इसका नाम बदल के एलिफेंटा आइलैंड कर दिए। हम लोग वहाँ पहुँचने के पहले आपको बता दें कि जब इंडिया का निर्माण हो रहा था, जब भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रहा था, तो दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था और साथ में ही एलिफेंटा आइलैंड का निर्माण हुआ था। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का सुंदर परिदृश्य देखते हैं। आइलैंड को उतरने के बाद आप पैदल यहाँ से अंदर भी जा सकते हैं। 10 रुपये में आपको आगे बढ़ सकते हैं। चलो पैदल। यहाँ सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से पहले आपको वास्तुकला का अलग ही परिदृश्य दिखेगा। आपको यहाँ की वास्तुकला का क्या ही मैं तारीफ़ करूँ, देखते ही मन नहीं भरता। सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते जाइए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है, पूरे पसीने से शरीर लथपथ है, फिर भी आगे बढ़ते रहे, हार ना माने, क्योंकि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पसीना इतना ज़्यादा निकलेगा कि आप थक जाएंगे बिल्कुल। तो फाइनली हम लोग गेट पे पहुंच चुके हैं। ये है एंट्री गेट और इसके साइड में आप पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे वास्तुकला का कुछ परिदृश्य दिखाई देती है। और इधर कुछ तोपे उपे हैं, मतलब इधर गन हिल है, बाद में जाएंगे इधर। पहले चलते हैं मेन गेट से अंदर। उसमें आपको जाने के लिए टिकट लेने पड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं कितने रुपए से। यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है, बोर्ड से पता चल जाती है। 40 रुपये इंडियन लोगों को 40 रुपये लग रही है और फॉरेनर लोगों को 600 रुपये लग रही है गेट। तो यहाँ से हमें एंट्री करना है, चलिए चलते हैं। एंट्री गेट पे ये मोटे मोटे खंभे हैं, यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है। देखते हैं अंदर क्या। यहाँ शिव जी के खंडित कुछ मूर्तियाँ हैं। गेट के अंदर सीधा घुसते ही आपको सामने मिलेगा भगवान शिव की त्रिमूर्ति, जिसके सामने आपको शिव भगवान दिखेंगे। एक तरफ आपको भैरव दिखेंगे और दूसरी तरफ उमा, जो कि पार्वती के ही रूप हैं। और उनके अगल बगल में भी कई मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये ना तो कोई बाहर से लाई गई मूर्ति है और ना ही तो किसी पत्थर को खंडित करके बनाया गया, जबकि बल्कि ये पूरे एक पहाड़ को ही काट काट कर बनाया गया है और नक्काशी किया गया है। इन मूर्तियों की ऊंचाई करीब 24 फीट के आसपास है। और ये यहाँ पर इन मूर्तियों के बीच में है शिवलिंग। और यहाँ पहले जो लोग रहा करते थे वो यहाँ पूजा के लिए बनाए होंगे शिवलिंग, क्योंकि ये गर्भगृह की तरह बना हुआ है, मंदिर की तरह बना हुआ है। मानो शिवलिंग के बाहर कई भगवान पहरा दे रहे हों, उस तरीके से यहाँ बनाए गए हैं। और एक नॉर्मल इंसान के हाइट से आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी ऊंची है। यहाँ का जो स्तंभ है, इसकी मोटाई और इसकी कलाकृतियाँ देखकर समझ में नहीं आता। ये केव के बाहर निकलते ही दूसरे साइड से एक और केव है, जिसका एंट्री गेट इधर है। ये कुछ इसका परिदृश्य कुछ ऐसा है। ऊपर से पूरी तरीके से पहाड़ की चट्टानें हैं और नीचे मस्त कलाकृतियों से गेट बनाई गई है। अंदर आ चुका हूँ और अब मैं केव के ऊपर हूँ। इसे किसने बनाया ये आज तक पता नहीं चल पाया है। इसे 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसे गुप्त साम्राज्य ने बनाया है, पर इसका कोई अभी तक अभिलेख नहीं मिला। और इस केव के अंदर कई सारी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पे 7 केव हैं टोटल, जिनमें 5 केव हिंदू धर्म के हैं और 7 बौद्ध धर्म के। और इस केव की जानकारी पूरे देश वालों को पता चला और 1987 में 1987 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। कैव्स है, इस कैव्स के आगे एक और कैव्स है। यहाँ पे टोटल 7 कैव हैं, जिनमें से 2 कैव ये दिखा रहा हूँ और आगे का अगला कैव दिखाऊंगा। अंदर देखकर पता चलेगा कि ये कौन सा कैव है, शिव जी का है या फिर बौद्ध धर्म का है। इस कैव्स के आगे एक और कैव्स है। यहाँ पे टोटल 3 कैव्स हो चुके हैं। कैव का परिदृश्य अंदर में शिवलिंग है बहुत बड़ा सा गर्भगृह में। बाकी बाहर कुछ मूर्तियां लगी थी जिसे खंडित कर दिया गया है। और इस केव्स के साइड में कुछ छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे, जिसके अंदर पता नहीं
क्या रखा गया है। कमरे छोटे छोटे हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, बस कमरे हैं खाली। यहाँ इस केव्स के बारे में कुछ लिखा गया है। कुछ रूम पूरी तरीके से खंडित हो चुके हैं। केव्स के बाहर का नज़ारा है ये। केव्स के बाहर एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसे आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक बहुत केव्स है जो बंद कर दिया गया है। ये भी रखते हैं, इनका भी ख्याल रखा करो। 2 बंदर, चलो 2 बंदर, एक ये बंदर, एक काला वाला, एक उजला वाला बंदर। इसका वीडियो तो नहीं, ये छोटा बेबी के साथ हो जा रही है। अंग्रेजों ने अपना कब्जा बनाने के लिए इन सीढ़ियों को बनाया था। और ऊपर हम जहाँ जा रहे हैं वो है गन हिल, जहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई तोपे बनवाए रखे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत ही टूटी फूटी हैं, यहाँ तक पहुँचने में हालत खराब हो जाएगी। हम गन पॉइंट से थोड़ी ही दूर हैं। आप देख सकते हैं कि सामने मुंबई शहर है और यह है एलिफेंटा, जहाँ हम नीचे से चढ़ के चले आए हैं। और यहाँ से सुरक्षा करते थे लोग मुंबई शहर का। और आप देख सकते हो यह है समुंदर का व्यू, और पीछे जो शहर दिख रहा है वो मुंबई शहर है। मुंबई शहर को सुरक्षा देने के लिए इसे एलिफेंटा कैव के ऊपर कई तोपे रखे गए हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं। ये शिव के स्थान पे नंदी भी मिल गया साथ में। गन पॉइंट पे चढ़ने के लिए काफ़ी हाइट पर चढ़ना पड़ता है। ये रास्ते काफ़ी संकरे हैं और नीचे खाई है। हम लोग वहाँ से आए हैं, बोट वहाँ पे लाकर हमें छोड़ी थी, वहाँ से हम लोग पैदल आए हैं, वापस वहीं जाना है। ये पूरी पहाड़ चढ़ के हम लोग इतने ऊपर आए। अंग्रेज़ों ने निगरानी रखने के लिए समंदर पर ये कुछ किले बनाए थे जो कि अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, पर इसकी कुछ निशानियाँ अभी तक बाकी है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गन पॉइंट। ये देख सकते हो तोपें। ये जो इतनी लंबी तोप दिख रही है इसे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे लगवाई थी। आप इस तोप के साइज देख सकते हो, कितने बड़े बड़े गोले इसमें डाले जाते होंगे। और इसे यहाँ लगाया गया था ये समुंदर से मुंबई शहर को सुरक्षित करने के लिए। यहाँ से दृश्य कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिख रही है। यहाँ चल के नहीं एक जाना बैग है, चल के नहीं जाना अगर है। चल के किसी को नहीं जाना तो यहाँ से लुढ़क जा, नीचे जाने के बजाय सीधा ऊपर पहुँच जाओगे। आगे चलते हैं, देखते हैं चैनल कहाँ पे रखा गया है, उसकी सुरक्षा का लेवल कितना हाई है वो देखते हैं। ये खिड़कियाँ यहाँ से लगाई गई थी देखने के लिए कि दुश्मन यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप दृश्य देख सकते हैं, क्या दृश्य है। और यहाँ इतनी ऊंचाई पर तोपों को इसलिए लगाया गया था ताकि यहाँ से चारों तरफ निशाना लगाया जा सके। और वो एक रिंग सर्कल बैरल पे रखा गया है ताकि उसको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सके और निशाना लगाया जा सके। वो देखिए हार्बर है जो कि एलिफेंटा के साइड में, एलिफेंटा के तट पर बनाया गया है। जो पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पे शिप लगाया करते थे, पर अब ये हार्बर बन चुका है जो इंडिया के लिए काम करता है। ये कैनन दूसरी दिशाओं में लगाया गया है ताकि यहाँ से बाकी तीनों कवर किया जा सके। भाई इन कैननों को यहाँ लाया कैसे गया, सोच सोच के दिमाग परेशान हो गया है। इतना भारी कैनन पहाड़ियों पर, ना चक्का चलने का यहाँ कोई व्यवस्था है ना कुछ। पता नहीं कितने लोगों ने मिलकर इसे यहाँ लाया होगा। इन तोप को, गोले को लाने के लिए इसके अंदर से टनल बनाया गया था ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। और ये टनल अंदर तक कहाँ कहाँ है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी गहराई कितनी है। पता नहीं दिखेगा या नहीं। ये आप देख सकते हो टनल है, अंदर का परिदृश्य तो नहीं दिखता है पर बहुत गहराई पर है। अंदर अंदर बहुत सारा टनल है। और ये है एलिफेंटा का सबसे हाई हिल, सबसे ऊंचा स्थान। हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, चला जाए। यहाँ पहुँचने से पहले आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे एक तालाब है जो कि बहुत गहराई पर है और यहाँ पे हाई हिल ऊंचाई है। और यहाँ एक गांव भी बसा हुआ है और पीछे हार्बर है। ये रहा सबसे हाई हाइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुआं है, कुआं है पता नहीं क्या है, कुआं नहीं है, वह टनल का ही एक भाग है जो कि अब ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से।
ये टनल का ही कुछ भाग है। और ये रहा भाई मुंबई शहर, पूरा का पूरा समंदर। पेड़ पे बंदर के साथ साथ लोग भी लटकते हैं, आप लोग देख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने तरीके के और कितने पुराने क्रिस्टल्स होंगे। जाते जाते कुछ अच्छा परिदृश्य दिख गया, ये जाल फेंक दिया भाई, जाल को खींचना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। देखते हैं जाल में कुछ आता है या नहीं। हाँ भाई मछली तो आया, और अरे भाई मछली दिखे 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 दिखे, ये देखो भाई एक जाल में निकला बड़ा सा, बड़ा वाला पॉकेट नहीं डालिए, मस्त सा मछली निकला। बड़ा आ गया एक ही बार में। बड़ा अरे बाहर है ऐसा होली नसीब में आया तो पाल दे भागो दे ना ना बोलती ये छोड़ दे नहीं बड़ा होता है ये। हाँ दोनों छोड़ पानी में छोड़, फटाफट छोड़ मारेगा। छोड़े और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं एलिफेंटा से। तो बाय बाय, मिलते हैं, सब्सक्राइब।